क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी एक ऐसे मैकेनिकल बॉक्स में जकड़े हुए गुजारना कैसा होता होगा जो सिर्फ आपकी बॉडी को फिट करने जितना बड़ा हो। आप उसके बिना ना हिल डुल पाए, ना खा पाए, ना सांस ले पाए। तो ये तो जागते हुए एक बुरा सपना देखने जैसा है यार। पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर के लिए ये एक बुरा सपना नहीं है, बल्कि उनकी जीवन की कड़वी हकीकत है। 1952 से पॉल ने इस मशीन के अंदर फंसे होकर अपना एक एक पल बिताया है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये जानने के लिए आइए एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर नजर डालते हैं जो लगभग 70 वर्षों से मशीन में बंद है। पॉल की हालत को समझने के लिए पहले हम पोलियो को समझते हैं। वह वायरल जो पॉल को सिर्फ 6 साल की उम्र में ही लग गया था। पोलियो माइलाइटिस का शॉर्ट फॉर्म है और ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी को संक्रमित कर सकती है। सीरियस केस में ये पैरालिसिस का कारण बन सकती है, जिसमें मरीज अपने शरीर के कुछ हिस्सों को नहीं हिला सकते और बेहद कमजोर हो जाते हैं। ये भयानक कंडीशन हर 200 पीड़ितों में से लगभग एक के साथ होती है। कईयों की मसल धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, हाथ पैर मुरझा जाते हैं और जॉइंट्स मुड़ जाते हैं। ये सुनने में डरावना है, लेकिन ये लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि इतना एक्सट्रीम पैरालिसिस हो जाए तो मसल्स को उस हद तक प्रभावित करता है कि पीड़ित ना चल पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना खुद सांस ले पाते हैं। और दुख की बात है कि पॉल की यही हालत है। उसको ये वायरस 1952 में लगा था, जब अमेरिका और यूरोप इतिहास की सबसे खराब पोलियो महामारी से गुजर रही थे। अकेले उसी साल में अमेरिका में 57,000 से अधिक लोग इन्फेक्ट हुए थे। इसे ऐसे समझिए कि इतने लोग लगभग ग्रीनलैंड की पूरी आबादी के बराबर हैं। हालांकि पोलियो 1952 से पहले भी काफी समय से मौजूद था और इसको प्राचीन मिस्र तक ट्रेस किया जा सकता है। जरा मिस्र की इस स्टोन टैबलेट पर एक नजर डालें, जिसे लगभग 3400 साल पहले तराशा गया था। इस आदमी के सूखे हुए पैर पर ध्यान दें, यह पोलियो का सबसे बड़ा लक्षण है। हालांकि इस भयानक इन्फेक्शन से जब असली प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगी, तब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हो चुकी थी। 1916 में पॉल को पोलियो होने के 36 साल पहले अकेले न्यूयॉर्क शहर में 27,000 से अधिक मामले सामने आए थे। और दुख की बात है कि कम से कम 6,000 लोग इससे जान नहीं बचा पाए और पूरे शहर में चारों तरफ दहशत फैल गई। सरकार ने परिवारों को अपने घरों में ही क्वारंटाइन हो जाने के लिए कहा। मूवी थिएटर, पूल और मनोरंजन पार्क सभी बंद हो गए और लोग कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहने के लिए भाग गए। यार, ये कुछ सुना सुना सा लगता है ना? हालांकि मुझे इसमें 2020 की साफ साफ झलकियां दिख रही हैं। लेकिन कोविड महामारी के विपरीत पोलियो हो जाने का सबसे बड़ा खतरा बुजुर्गों को नहीं था, बल्कि बच्चों को था। इसका कारण यह है कि यह वायरस घातक रूप से तब फैलता है जब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का मल किसी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में चला जाता है। ये इन्फेक्टेड पानी या भोजन के माध्यम से या किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो अपने हाथ नहीं धो रहा है। और आप ये तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे बिना कभी हाथ धोए उन्हें मुंह में डाल लेते हैं और कोई भी चीज जो हाथ में आती है उसे चूस लेते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इससे इतने ज्यादा बुरे तरीके से प्रभावित हुए थे। लेकिन यार, अगर पोलियो ने दुनिया में 1916 से दहशत फैलाई हुई थी, तो 1952 तक भी इसका कोई इलाज क्यों नहीं निकला जब पॉल इस बीमारी की चपेट में आया था? उस समय मेडिसिन और साइंस ने बहुत कम तरक्की की थी और आज हम जो कुछ भी जानते हैं वह उस समय बहुत कम पता लगा पाए थे। तो भाई, पोलियो के इलाज या बचाव का कोई ठोस तरीका नहीं था। इसलिए लोग फ्रॉड हकीमों के जाल में फंस जाते थे, जो उनके डर का फायदा उठाकर उन्हें ऊट पटांग इलाज बताते थे। लेकिन अच्छे, इज्जतदार और असली एक्सपर्ट भी अक्सर गलत तर्कों के आधार पर इलाज करते थे। 1916 में एक जाने माने बायोमेडिकल आविष्कारक जॉन हेवन एमर्सन ने सुझाया कि इसके पीड़ितों को बादाम के भोजन में नियमित रूप से नहाना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लोगों के निचले अंगों पर बिजली के झटके लगाने से बीमारी ठीक हो सकती है। अरे बाप रे! और अगर ये आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो भाई, इसके दूसरे ट्रीटमेंट भी सुन लीजिए। पेशेंट की रीढ़ में सीधे जहरीले सब्सटेंस इंजेक्ट करना, जैसे कि एड्रेनल और यहाँ तक कि डिसइंफेक्टेंट भी। अरे बाप रे! ये वैसा ही जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कोविड के इलाज के तरीके सुझाए थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही दर्दनाक था भाई। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे इलाजों से मरीज की कंडीशन और खराब हो जाती थी। 1916 में एक सम्मानित अमेरिकी फिजियोलॉजिस्ट का मानना था कि बीमार बच्चों की रीढ़ में एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाना चाहिए। उनको ये आइडिया बंदरों पर किए गए प्रयोग सफल होने के बाद सूझा, लेकिन ये तरीका इंसानों के लिए पूरी तरह फेल साबित हुआ। और दुख की बात है कि जिन 105 बच्चों पर टेस्ट किया गया, उनमें से 45 तो प्रोसेस खत्म होने से पहले ही मर गए। जो बच्चे थोड़े किस्मत वाले होते थे और इस भयानक अंजाम से बच जाते थे, उनके शरीर को अक्सर प्लास्टर कास्ट या मेटल ब्रेसेस में हफ्तों, महीनों तक या यहाँ तक कि वर्षों तक कवर कर दिया जाता था। हालांकि ये कास्ट और ब्रेसेस भारी और मुश्किल होते थे। ये पोलियो से कमजोर पड़े उनके शरीर के अंगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होते थे। उन्होंने बच्चों को ठीक होने में मदद भी की थी। लेकिन भाई, इन कास्ट में जकड़े रहना और लकवे की हालत में अस्पताल में हफ्तों तक अकेले बिताना एक बड़ा डरावना अनुभव रहा होगा। 5 साल के एक लड़के ने, जिसको गर्दन के नीचे से पूरा लकवा मार गया था, ततैया के साथ अपनी भयानक मुठभेड़ की कहानी सुनाई। वो अस्पताल के अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और हिलने डुलने में भी असमर्थ था। अचानक उसके कमरे के दूसरे कोने से एक भिनभिनाहट
खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। वो भाग नहीं सकता था या अपने सिर पर चादर भी नहीं ओढ़ सकता था, बस वो ततैया को भिनभिनाते हुए देख सकता था। वो करीब आई और करीब और फिर और भी करीब, लेकिन सब कुछ कभी खत्म नहीं हो गया था भाई। 1928 में हाइजीनिस्ट फिलिप ड्रिंकर और फिजियोलॉजिस्ट लुई शॉ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पोलियो से लड़ने वाला एक सुपर ग्रुप बनाया। साथ मिलकर उन्होंने पहली ऐसी मशीन बनाई जो सबसे गंभीर रूप से प्रभावित पोलियो पीड़ितों का प्रभावी ढंग से इलाज करने में सक्षम थी, या कम से कम उन्हें ठीक होने तक पर्याप्त समय के लिए जीवित रख पाती थी। बात यह थी कि पॉल अलेक्जेंडर जैसे पोलियो के सबसे खराब मामलों में पेशेंट को इस हद तक लकवा मार जाता था कि वे अपने फेफड़ों का उपयोग भी नहीं कर पाते थे, लेकिन ड्रिंकर और शॉ की डिवाइस पोलियो पीड़ित के फेफड़ों को उनके लिए फुला बुझा देती थी। उन्होंने जो पहली मशीन बनाई थी उसमें 2 वैक्यूम क्लीनर यूज किए गए थे जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलते थे। ये एक सील्ड मेटल बॉक्स से हवा खींचते थे जो बस एक मरीज के जितना बड़ा था। इससे अंदर हवा का प्रेशर कम हो जाता था, जिससे रोगी की चेस्ट कैविटी फैलकर वैक्यूम को भर देती थी और उनके फेफड़ों में हवा भर जाती थी। फिर वैक्यूम क्लीनर रिवर्स हो जाती थी, जिससे हवा वापस बॉक्स में पंप हो जाती थी और एयर प्रेशर बढ़ जाता था। इससे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता था, जिससे वे दबकर हवा को बाहर फेंक देते थे। इस चमत्कारी मशीन को ड्रिंकर रेस्पिरेटर कहा जाता था, लेकिन आम भाषा में इसे लोहे के फेफड़े के नाम से जाना जाता था। कुछ बदलावों के बाद ओरिजिनल डिजाइन में सुधार करके वैक्यूम क्लीनर के बजाय धौंकनी का एक सेट यूज किया जाने लगा। ड्रिंकर ने मल्टी पर्सन वेंटिलेटर का भी एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक पूरे कमरे को एक बड़ा लोहे का फेफड़ा बना दिया। इसमें अधिकतम 4 मरीज समा सकते थे और इसके अंदर इतनी जगह थी कि एक नर्स घूम सकती थी और बच्चों की देखभाल कर सकती थी। बाद में 1931 में जॉन हेवन इमर्सन ने आश्चर्यजनक रूप से लोहे के फेफड़े में सुधार किया। भाई ये वही व्यक्ति हैं जिसने बीमारी को ठीक करने के लिए बिजली के झटके और बादाम के भोजन में स्नान करने की सलाह दी थी। इमर्सन की मशीन में कम आवाज थी, ये ज्यादा एफिशिएंट थी और सिर्फ $1000 की थी। यह ड्रिंकर के एक रेस्पिरेटर की आधी से भी कम कीमत की थी, लेकिन ये अभी भी बहुत पैसा था, जिसकी कीमत आज के लगभग $17,500 है। अब क्योंकि वे इतने महंगे थे, अस्पतालों को इतनी बड़ी संख्या में वायरस से इफेक्टेड बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त लोहे के फेफड़े खरीदने में परेशानी हुई। कुछ अस्पतालों को तो अपनी खुद की इम्प्रोवाइज्ड मशीन बनाने के लिए मजबूर किया गया था, जैसे कि 1940 के दशक की ये वाली। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हाथ से पंप करने वाली धौंकनी थी। भाई मुझे तो ये किसी मेडिकल डिवाइस के बजाय एक टॉर्चर मशीन ज्यादा लगती है। हालांकि कुछ दिलदार लोगों ने मदद करने की भी पूरी कोशिश की। उदाहरण के लिए सर विलियम मॉरिस को ले लीजिए। ये एक अंग्रेजी कार निर्माता थे जो मुझे लगता है कि मेरे अभी तक देखे हुए सबसे अधिक ब्रिटिश ब्रिट थे। 1938 में उन्होंने वादा किया कि कोई भी अस्पताल जितने लोहे के फेफड़े मांगेगा वो उसे उतने बनाकर दान कर देंगे। कुल मिलाकर उन्होंने 5000 से अधिक मशीनों का दान किया, जो कि आज के पैसे में लगभग $95 मिलियन मूल्य के उपकरण है। क्या सज्जन व्यक्ति थे मेरे भाई। लेकिन अब समय है कूद कर 1952 से आगे पहुंचने का, वह साल जिससे अमेरिका में पोलियो के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए थे। जब हजारों बच्चों को इस घातक बीमारी के साथ अस्पताल भेजा जा रहा था, तब 6 वर्षीय पॉल अलेक्जेंडर टेक्सास के डलास में अपने घर के बाहर गर्मी की बारिश में मस्ती में खेल रहा था। एक पल सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अगले ही पल वह बीमार महसूस करने लगा और अपनी माँ से सिर और गर्दन में दर्द की शिकायत करने के लिए अंदर भागा। कुछ ही सेकंड में पॉल की मां ने पोलियो की शुरुआती स्टेज के बुखार के साफ दिख रहे सिम्टम्स को भांप लिया और फौरन अपने बेटे को बिस्तर पर लिटा दिया। उनके फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन क्यों अस्पताल में पोलियो के रोगियों की भीड़ थी। उन्होंने पॉल को घर पर ही रहने की सलाह दी, उसकी बिगड़ती हुई हालत के बावजूद। लेकिन सिर्फ 5 दिनों के बाद ही उस लड़की की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके माता पिता को डॉक्टर की सलाह के विपरीत उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इस समय तक पॉल एक क्रेयन पकड़ने के लायक भी नहीं था और इतना कमजोर हो चुका था कि अपने फेफड़ों को साफ करने के लिए खांस भी नहीं सकता था। जब एक डॉक्टर ने आखिरी बार उसकी जांच की तो उसने पॉल के माता पिता से कह दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन शुक्र है कि एक दूसरे डॉक्टर का अलग विचार था। इस डॉक्टर हिम्मत दिखाते हुए पॉल पर एक इमरजेंसी ट्रेकियोटोमी किया, उसके गले में एक छोटा सा छेद बनाया और एक ट्यूब का यूज करके उसके फेफड़ों से बलगम को चूस लिया। जब पॉल आखिरकार जागा तब भी वह हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन उसका शरीर एक लाउड मशीन में जकड़ा हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि वो किसी अजीब सपने में है, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसे एक लोहे के कपड़े में कैद किया गया है। हालांकि वह शुरुआती इन्फेक्शन से बच गया था, लेकिन पोलियो की वजह से गर्दन से नीचे उसके पूरे शरीर को परमानेंट लकवा मार चुका था, इसलिए अगले 18 महीनों के लिए उसको इसी में रहना था। अस्पताल का वार्ड उसके जैसे बच्चों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए पॉल ने देखा कि उनमें से बहुत से बच्चे धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं या फिर अधिकतर बच्चे मर रहे हैं। लेकिन वह वैसा का वैसा रहा, बिस्तर से चिपका हुआ और मशीन के जरिए सांस लेने को मुहताज। नेचुरल रूप से सांस ना ले सकने की उसकी लाचारी को दूर करने के लिए डॉक्टर्स ने पॉल को मेंढक जैसे सांस लेना सिखाया। और नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं कि पॉल को पानी के नीचे सांस लेना सिखाया गया था। फ्रॉग ब्रीदिंग करना एक ऐसी तकनीक है जिसमें मुंह भरकर हवा खींचनी होती है।
फिर अपनी जीभ को अपनी मुंह की छत तक उठाना होता है। यह मूवमेंट हवा को आपके गले से नीचे धकेलता है और आपके फेफड़ों में डालता है। प्रैक्टिस के बिना इसे करना बड़ा मुश्किल है, खासकर एक छोटे बच्चे के लिए। या मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो बेशक आप इसे अभी ट्राई करके देख लीजिए। मुश्किल लग रहा है ना? तो फिर आप इससे थोड़ा आसान काम कर सकते हैं भाई, जैसे कि नीचे मौजूद उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना। हो गया? बहुत बढ़िया। तो कहां थे हम? हालांकि उसे सांस लेने की इस एक्सरसाइज से नफरत थी, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और पेशेंस से पॉल ने केवल 8 साल की उम्र में फॉग ब्रीदिंग में महारत हासिल कर ली थी। इससे वह लगभग 2 वर्षों में पहली बार लोहे के फेफड़े से बाहर खुद से सांस लेने में कामयाब रहा। आखिरकार पॉल को कुछ हद तक अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई। वह भले ही उसे अभी भी हर रात आयरन लंग के अंदर ही सोना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो जिंदा महसूस कर रहा था। अपनी लाचारी के बावजूद अपने लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेते हुए पॉल ने खुद को ऐसी जिंदगी में ढाल दिया। उसकी मशीन के टॉप पर एक कांच लगा हुआ था ताकि वह अपनी गर्दन को घुमाए बिना कमरे के चारों ओर देख सके। उसके पिता ने उसके लिए एक खास स्टिक बनाई जिसे वह अपने मुंह से पकड़ सकता था और खिलौनों से खेल सकता था। उसने ये भी सीख लिया कि अपने मुंह में पेंट ब्रश या पेंसिल से कैसे पेंट करना है और लिखना है। लेकिन जैसे जैसे पॉल बड़ा हुआ वह समझ गया कि उसे जीवन में सफल होने के लिए एजुकेशन चाहिए, क्योंकि भले ही उसका शरीर पैरालाइज था लेकिन उसका दिमाग कैंची की तरह तेज था। 21 साल की उम्र में पॉल शानदार ढंग से डलास हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने कोई क्लास अटेंड नहीं की थी। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, उन्होंने अपनी क्लास में टॉप भी किया। वाह यार, इतना सब कुछ कर लिया जबकि उसके पास जूम तक नहीं था। तुम्हारे पास क्या बना भाई? हाई स्कूल की पढ़ाई शानदार ढंग से पूरी करने के बाद पॉल ने डलास की साउथ मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बिल्कुल अपाहिज मानते हुए रिजेक्ट कर दिया। जाहिर है पॉल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन भाई वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पूरे 2 साल तक यूनिवर्सिटी को कॉल करके उसके नाक में दम कर दिया ताकि वो लोग उसे कोर्स में एडमिशन दे दें। आखिरकार यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा और उसे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ने के लिए दाखिला दे दिया गया। उस बाधा को पार करने के बाद उसने और बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दिया और टेक्सास यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर लेने में सफलता हासिल की। अपने पुराने कॉलेज में पॉल घर पर ही रहा था, लेकिन अब वह फुल टाइम कैंपस में रहने के लिए बाहर जा रहा था। उसके माँ बाप तो सोचकर भी डर रहे थे। आखिर 660 पाउंड के विशाल आयरन लंग को उसके एक नए डॉर्म रूम में ले जाकर रखना आसान नहीं था, लेकिन ये चुनौती भी पॉल को नहीं रोक सकती थी। ठीक है, उसने इसे ट्रांसपोर्ट करने में मदद नहीं की, लेकिन यार अब उस आदमी को थोड़ा चैन लेने दो। 7 लंबे सालों के बाद पॉल ने 1978 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन भाई उसके लिए काफी नहीं था। जैसे ही उसने एक डिग्री पूरी की, उसने सीधे दूसरी में गोता लगाने का फैसला किया, और कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि उस समय की सबसे कठिन डिग्री में से एक, जो थी लॉ। अपने प्रोफेसर्स के यह कहने के बावजूद कि वह कभी पास नहीं होंगे, 1984 में हाई स्कूल में पास आउट होने के पूरे 17 साल बाद पॉल ने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। इसके 2 साल बाद सारी संभावना के खिलाफ जाते हुए उसने एक वकील के रूप में एक सफल करियर की शुरुआत की। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार किया। यार इसी को सक्सेस स्टोरी कहा जाता है, और ये अभी भी खत्म नहीं हुई है दोस्त। जुलाई 2022 तक पॉल रिचर्ड अलेक्जेंडर को अपने लोहे के फेफड़े पर निर्भर होकर जीते हुए 70 साल हो जाएंगे। 76 साल की उम्र में वह एक बार फिर पूरे समय मशीन में ही सिमट कर रह गया है। इसी में वह खाता है, पीता है, सोता है और यहाँ तक कि काम भी करता है, लेकिन वह इस सिचुएशन से कभी हार नहीं मानता। इसीलिए वह दुनिया भर में एक प्रेरणा बन चुका है। 2014 में उन्हें रोटरी क्लब में स्वीकार किए जाने का सम्मान प्राप्त हुआ। यह वो ग्लोबल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो पोलियो को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। And congratulate you on choosing to serve alongside us. And by applause. All right. वो बहुत खुश दिखता है, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी पड़ी है। पॉल जिस मशीन में रहता है वह असल में रिफर्बिश्ड है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल मशीन 2015 में ही फेल होने लग गई थी। इसके स्पेयर पार्ट्स कई दशकों से प्रोडक्शन से बाहर हो गए हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि जिस किसी इंसान को लोहे के फेफड़े की जरूरत है वो कभी भी पॉल जितना जिंदा रह पाएगा। लेकिन किस्मत से पॉल का एक गजब का दोस्त है जिसने उसे मदद की गुजारिश करने वाले इस वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करने में उसकी मदद की। किस्मत से एक जिंदा दिल इंजीनियर बचाव के लिए आगे आया और पॉल को वह सब कुछ सप्लाई किया जो उसे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए था। तब से पॉल आशाजनक रूप से और भी अधिक हासिल करने के लिए आगे बढ़ा है। एक वकील के रूप में काम करते हुए उसने हाल ही में 8 साल से चल रहा अपना वेंचर पूरा किया, जिसके तहत उसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसका नाम रखा 3 Minutes for a Dog और इसे 2020 में रिलीज किया गया था। लेकिन इससे भी ज्यादा गजब बात यह है कि उसने ये पूरी बुक अपने मुंह में एक रॉड पकड़कर अपने कीबोर्ड पर टाइप करके लिखी है। ये बिल्कुल हैरत अंगेज बात है ना। हालांकि पॉल अकेला इंसान नहीं है जो कि पोलियो को मात देकर जिंदा बचा। अपनी कहानी सुनाने के लिए इससे ज्यादा फेमस व्यक्ति थे। अमेरिका के
19वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो 1921 में पोलियो से तब डायग्नोज हो गए थे जब 39 वर्ष के थे। वह ब्रेसेस या बैसाखी के उपयोग के बिना चलने में असमर्थ थे और कभी कभी चलने फिरने के लिए व्हील चेयर का उपयोग करते थे। हालांकि पॉल अलेक्जेंडर की तरह ही उन्होंने अपनी विकलांगता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो 1933 में चुने गए थे और एकमात्र ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 से अधिक कार्यकाल पूरे किए हैं, और उन्होंने उस समय को वेस्ट नहीं जाने दिया। 1938 में उन्होंने नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस की स्थापना करके पोलियो के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका के आंदोलन का नेतृत्व किया, और ऐसा करके उन्होंने वास्तव में दुनिया की पहली पोलियो वैक्सीन विकसित करने में मदद की। अपने राष्ट्रपति पावर का उपयोग करते हुए रूजवेल्ट ने पोलियो वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए जनता से डोनेशन की अपील की। फिर फेमस टीवी हस्ती एडी केंटर ने मजाक में राष्ट्र से कहा कि वह इस कॉज को सपोर्ट करने के लिए व्हाइट हाउस में हर व्यक्ति को सिर्फ एक डाइम भेजना चाहिए। रूजवेल्ट के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब व्हाइट हाउस पूरा लिफाफों से भर गया और उन्हें 26,80,000 टाइम्स प्राप्त हुए। ये आज की कीमत में $5 मिलियन से अधिक है। केंटर ने चतुराई भरा तंज कसते हुए द मार्च ऑफ डाइम्स का नाम दिया, लेकिन इतने सारे पैसों के बावजूद कोई भी पोलियो वैक्सीन बनाने के करीब आता भी नहीं दिख रहा था। साल बीतते गए, दूसरा विश्व युद्ध आया और चला गया और कोल्ड वॉर शुरू हो गया, और फिर भी हर साल पोलियो एक निरंतर खतरा बना रहा। लेकिन मार्च ऑफ डाइम्स भी चलता रहा, जिससे हर साल बीतने के साथ एक वैक्सीन खोजने के लिए अधिक से अधिक धन इकट्ठा होता गया। लोग इस घातक वायरस को हराने के लिए इतने दृढ़ थे कि मिस्टर ओ कॉर्नर के नाम से एक फंड राइजर ने इस कॉज के लिए मेहनत करते हुए $500 मिलियन जुटा लिए थे। ये इतने सारे डाइम्स हैं कि यदि आप इन सभी को लाइन से जमाते हैं तो आपको पृथ्वी की पूरी परिधि को दौड़कर, तैरकर और क्लाइंब करके 2.5 बार पार करना होगा। यार, ये तो सोचकर ही थकान होने लग जाती है। लेकिन जब 1952 का साल शुरू हुआ और दुनिया अब तक की दर्ज की गई सबसे भयानक पोलियो महामारी की चपेट में थी, तो लोग तंग आ चुके थे। इसमें पिछले 14 सालों में अनगिनत लोग लगातार डोनेशन दिए जा रहे थे, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जोनास साल्क पिक्चर में आए। वे भी 1949 से द मार्च ऑफ डाइम्स के तहत रिसर्च में लगे हुए थे, और फिर 1952 में उन्हें एक बड़ी सफलता हासिल हुई। बंदरों पर परीक्षण करते हुए उन्होंने पाया कि जिन लोगों को उन्होंने एक नए फॉर्मूले वाला इंजेक्शन लगाया था, वे अचानक वायरस से इम्यून हो गए थे। बिना कोई समय गवाए साल्क ने अपनी वैक्सीन की टेस्टिंग 43 बच्चों के एक ग्रुप पर शुरू कर दी, और जब सब ठीक लग रहा था तो उन्होंने खुद के बच्चों को भी टीका लगा दिया। वो साफ तौर पर काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। बस अफसोस की बात है कि वैक्सीन आने में कुछ ही महीने की देरी हो गई और बेचारे पॉल अलेक्जेंडर को मदद नहीं मिल पाई, लेकिन इससे अनगिनत लोगों की जान बचाई गई। 1954 में साल्क ने अभी तक का सबसे बड़ा वैक्सीन टेस्टिंग कार्यक्रम शुरू किया। पूरे अमेरिका में इस घातक बीमारी के खिलाफ 1.8 मिलियन स्कूली बच्चों का टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया। इन बच्चों को पोलियो पायनियर के नाम से जाना जाने लगा और ये पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण बन गए। 12 अप्रैल 1955 को परिणामों की घोषणा की गई और दुनिया में ऐलान किया गया कि वैक्सीन सुरक्षित भी थी और असरदार भी। दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। दशकों की रिसर्च, लाखों डॉलर के खर्च और अनगिनत लोगों की जान चली जाने के बाद आखिरकार पोलियो का अंत दिखाई देने लगा था। टीका लगवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में लाइन में लग रहे थे, और अच्छी बात यह है कि साल के टीके को दूसरे रिसर्च अल्बर्ट सबिन ने और बेहतर बना दिया। 1961 तक उस टीके का ओरल वर्जन भी सर्कुलेशन में आ चुका था। इसको तो सिर्फ पिचकाकर एक चम्मच में डालकर पिलाना था, जिससे इसे पिलाना और भी आसान हो गया। इसके शानदार रिजल्ट सामने आए। वैक्सीन के व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले के 2 वर्षों में अमेरिका में पोलियो के मामलों में औसत संख्या 45,000 से अधिक थी। 1962 तक ये संख्या घटकर केवल 910 रह गई और 1979 तक इसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था। 7 अक्टूबर 2020 तक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिपोर्ट दी कि अब दुनिया भर में पोलियो के सिर्फ 441 मामले रह गए थे। हालांकि इस भयानक वायरस का प्रभाव अभी भी दुनिया भर में महसूस किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले अमेरिका में 3 लाख पोलियो सर्वाइवर्स हैं और दुनिया भर में लगभग 10 से 20 मिलियन सर्वाइवर्स हैं। लोहे के फेफड़े का प्रोडक्शन दुनिया में वैक्सीन पहुंचने के बहुत पहले बंद हो चुका था, लेकिन पॉल अलेक्जेंडर उन इक्का दुक्का लोगों में से एक हैं जो अभी भी इन भारी भरकम मशीनों की कैद में हैं। उनके लिए और कई दूसरों के लिए पोलियो एक जीवन बदलने वाली भयानक बीमारी रही है। लेकिन भाई, पॉल की कहानी इस बात की गवाह है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आए, यदि आप अपने अंदर दृढ़ संकल्प रखते हैं तो आप हमेशा उन्हें पार कर सकते हैं। तो क्या आप पॉल की गजब कहानी से इंस्पायर हुए हैं? और क्या आपको लगता है कि आप कभी लोहे के फेफड़े के अंदर रह पाएंगे? यार, मुझे नहीं लगता कि मैं 5 मिनट भी टिक पाऊंगा, लेकिन मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ भाई। और देखने के लिए शुक्रिया।